हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका एनके अग्रवाल चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद होगी कि आप अपने घर में स्टे सेफ होंगे और आप घर में ही रहते होंगे। स्टे सेफ, स्टे लाइव। आइए आज हम अपनी संस्कृत की वर्कशीट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट वर्कशीट फर्स्ट संस्कृत क्लास 10। ये है हमारी संस्कृत की वर्कशीट 31 अगस्त की 2020 की। ये क्लास 10th की वर्कशीट्स हैं। ये देख सकते हैं आप। ये वर्णमाला वाली वर्कशीट है। इसमें हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम वर्ण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े किए नहीं जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, च इत्यादि ये इसके उदाहरण हैं। वर्णों का कर्म अनुसार समूह वर्णमाला कहलाता है। जो वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण संस्कृत में वर्णमाला के सामान्य रूप, जिसमें संस्कृत में वर्णमाला के रूप होते हैं 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इनके अलावा अनुसार अ एवं विसर्ग अ है। होता है। अब हम जानेंगे वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते हैं उसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई आदि, ये सब स्वर के उदाहरण हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। मैं आपको एक बार नोट डाउन करवा देती हूँ। स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। एक मिनट। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए ना। स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पल्तु स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है अ, ई, उ, री, ऋ। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ। पल्तु स्वर में औ आता है। ठीक है। अब हम ह्रस्व स्वर की परिभाषा जानेंगे, वो क्या होते हैं, उसके उदाहरण। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर करेंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में एकमात्र का समय लगता है, जिनमें कुछ ही समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, री और र। आप भी मेरे साथ एक बार दो बार दोहराएं। अ, ई, री और र। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। आप इसमें आपको मैं एक छोटी ट्रिक बताती हूँ। इसमें देखो, इसमें बड़ी बड़ी होती हैं ये चीज़। इसमें डंडे मात्राएं होती हैं, इसमें दो मात्राएं लगती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बता रखा है, दो मात्राएं लगती हैं। अब हम जानेंगे पल्तु स्वर के बारे में। पल्तु स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम पल्तु स्वर कहते हैं। इनका सामान्य व्यवहार में प्रयोग प्राय कम होता है। जो इनका सामान्य व्यवहार होता है उनमें प्राय कम होता है। इसका कोई अलग संकेत चिन्ह नहीं होता। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता। जैसे हमने ह्रस्व में पढ़ा, दीर्घ में पढ़ा, इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। जिस अक्षर में स्वर दिखाना होता है उसके बाद देवनागरी का उ लिख देते हैं। जैसे ओम, हे राम, अत्र आगच्छ।
ये इसके उदाहरण हैं। अब हम हमारा दीर्घ हो गया, पलतू हो गया, ह्रस्व हो गया। अब हम व्यंजन परिभाषा को पढ़ेंगे। व्यंजन परिभाषा क्या होती हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें हमें अ, आ, ई इनकी सहायता लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं व्यंजन। व्यंजन हो, जैसे आपको पता होगा व्यंजन क्या होता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, क ख ग ध ड़। व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। मैं आपको फिर एक बार नोट डाउन करवा देती हूँ। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। आपको मेरी बात समझ आई होगी। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अन्त्यर्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? मैं आपको एक बार रुकिए। स्पर्श व्यंजन में क से म तक 25, मतलब क से म तक जो 25 स्वर होते हैं वो होते हैं। अन्त्यर्थ व्यंजन में य, र, ल, व होते हैं, ये 4 होते हैं अन्त्यर्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। ओके, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम सेकंड पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा सारा हो चुका है फर्स्ट पेज। हम सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज में हमारा है स्पर्श व्यंजन। अब हम इनकी परिभाषाएं समझेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क से म तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। क से जो म तक होता है वो कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख से अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन है। मतलब इसमें कहा गया जो हमारी जीभ होती है वो मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे हम आप बोल के देखिए, क, म, च, छ, ध, ये अलग अलग हमारी जीभ कहीं ना कहीं किसी को टच को करती है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम कहेंगे अंत से अंत व्यंजन। वे य, र, ल, व, ये 4 ही व्यंजन होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच अंत में होते हैं। वो स्वर और व्यंजनों के बीच होते हैं, अर्थात संधि आदि के नियमों में भी इनका स्वरों से सीधा संबंध है। जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें भी इनका सीधा संबंध होता है। अब पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? वे ये श, श, स, ह 4 वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। इनके मुख से हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है जब हम ये बोलते हैं, इसलिए उनका नाम ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म मतलब गर्म होती है, गर्म हवा जिसे कहते हैं। श, श, स, ह हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। अब हम अनुस्वार समझते हैं। हमने क्या क्या समझ लिया? हमने व्यंजन कर समझ लिया, स्वर समझ लिया, उसके भेद पढ़ लिए, भाषाएं पढ़ ली। अब हम अनुस्वार को पढ़ेंगे। ओके, किसी भी वर्ण के ऊपर यह चिन्ह, किसी भी वर्ण के ऊपर, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, किसी वर्ण के ऊपर ये वाला चिन्ह होता है। एक मिनट, थोड़ा सा किसी भी वर्ण के ऊपर अगर ये वाला चिन्ह आता है तो वह अनुस्वार व्यंजन कहलाता है, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे जल, यहाँ ल के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। इसकी एक पहचान भी है कि इसमें ल के ऊपर लगाया जाता है। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग इसे कहते हैं, इधर आइए, हाँ, विसर्ग इसे कहते हैं, ये वाला जो विसर्ग होता है। किसी भी वर्ण के बाद यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। किसी वर्ण के साथ ये चिन्ह बाद में जो लगाए जाते हैं विसर्ग कहलाता है। जैसे राम, यहाँ राम, ये म के बाद विसर्ग लगाया जाता है। कभी भी आप नोटिस करेंगे तो ज़्यादातर म के बाद ही लगा देता है। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। इसे बताया गया उपयुक्त वर्णों के अलावा संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। यह उपयुक्त वर्णों के अलावा संस्कृत में संयुक्त व्यंजन का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि श, त्र, ज्ञ, श्र इत्यादि।
ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। एक मिनट, एक मिनट। ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप देखिए, अब क प्लस श इक्वल्स टू श, त प्लस र त्र, ज्ञ प्लस ण ज्ञ, श प्लस र श्र इत्यादि। अब हम वर्णमाला को एक दृष्टि में देखेंगे कि वर्णमाला एक दृष्टि में क्या होता है। आइए, स्वर अथवा अच, हमने पढ़ा था कि इनको स्वर को हम अच भी कहते हैं संस्कृत में। ये अ आ ई उ री री ल ए ओ ये कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब हम व्यंजन को पढ़ते हैं। क ख ग घ ड़, इसे हम हल भी कहते हैं। छ छ झ ण, ठ ठ ड ण, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये 25 होते हैं। थ थ ध न, प फ फ न, य र ल वही अत्यंत व्यंजन होते हैं। श स श ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 33। ये 33 होते हैं कुल। ओके, अब हम पढ़ते हैं। संस्कृत में व्यंजन या हल वर्णों को लिखने के लिए इनके नीचे अनुस्वार या चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे फलम, यहाँ फलम में म के नीचे हल लगाया गया है। ये एक हल का चिन्ह होता है। आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये वाला हल का चिन्ह होता है जो फलम के नीचे लगाया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला चिन्ह लगाया गया ना, ये ज़्यादातर म के नीचे लगाया जाता है। आइए, अब बताइए, अब हम आज के क्वेश्चंस पढ़ते हैं वर्कशीट्स के। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? आपने पढ़ा होगा संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। आइए, हम ऊपर चेक कर लेते हैं। ये रहा भाषा की छोटी से छोटी के जिन्हें बढ़वाना में ना, ये रहा आपका आंसर। 1 मिनट, ये आपका आंसर है। ये रहा यहाँ से। संस्कृत वर्णमाला में सामान्य रूप से 13 स्वर होते हैं। ये हमारा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। आइए, अब हम सेकंड पे चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? उसी के आगे ये वाला आंसर है। इसमें कितने स्वर व्यंजन होते हैं? ये हमारा सेकंड का आंसर 33 व्यंजन होते हैं। ये हमारा सेकंड का आंसर है। आइए, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यंत व्यंजन को लिखिए। जो अत्यंत व्यंजन होते हैं वो आप ये लिख सकते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा थर्ड का आंसर है। फिर उसमें बात करके ऊष्म व्यंजन को लिखिए। ऊष्म व्यंजन ये यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका फोर्थ आंसर है। फिर संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है 25 होती है। इसका आंसर आएगा 25। ये आपका फिफ्थ आंसर हो गया। ठीक है, इसमें बोलेगा कोई 3 संयुक्त व्यंजन लिखिए और बताइए कि वे 3 किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं। कोई 3 संयुक्त व्यंजन लिखने हैं। ये है आपका इसमें आंसर। इसमें से आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। ओके, ये आपका यहाँ पे ये 1 मिनट, ये आपका फिफ्थ का आंसर हो गया। आइए, अब हम सिक्स्थ पे आते हैं। सॉरी यहाँ पे नंबरिंग की मिस्टेक है। दिस इज़ सिक्स्थ। ये वाला भी आंसर हमारा क्या है? ये भी हमारा आंसर 6 है। ठीक है, इसमें से आप कोई 3 लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगे। अब हम 7 करते हैं। स्वर के भेद लिखे, व्यंजन के भेद। 6 और 7 में ये क्या है? स्वर और व्यंजन के भेद लिखने हैं। 6 और 7 ये होते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद लिखे और व्यंजन के भेद था। ये 7 का आंसर है। और ये वाला 8 का आंसर है। ये आपका हो गए। हमारा शायद
लास्ट क्वेश्चन बचा है, आज आपने जो पढ़ा उसमें आपको क्या नया सीखने को मिला, अपना अनुभव लिखिए। ये तो आपका खुद का क्वेश्चन है कि आज आपने पढ़ा जो उसमें आपको क्या नया सीखने को मिला है। हमने आज जो पढ़ा है हमें नया सीखने को आज हमें संस्कृत वर्णमाला सीखने को मिला है। ये आज आपका नया था। आप ऐसा कुछ लिख सकते हो ना, कि आपका खुद का पर्सनली क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। एंड आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल्स को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, कि अगर हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें आपको जल्द पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। एंड थैंक यू द वॉचिंग NK Agarwal channel, and goodbye friends, stay safe, stay life.